हमको फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उफ हूर, क्यों डर रही हो यार? मोहब्बत करती हो ना मुझसे तो मोहब्बत इसी तरह साबित की जाती है। ये ग्रेस और शर्म हया का मोहब्बत में कोई काम नहीं है। कम ऑन यार, इट्स नॉर्मल ना और डेज। शाह ने झंझलाते हुए सर झटका और कदम कमरे के कोने में दीवार से लगी हुई थर-थर कांपती हुई हुरिया शाह के जन्म बढ़ाए, जो पसीने से तर जिस्म लिए बुरी तरह कपकपा रही थी। डार्क ब्राउन बालों की आवारा लेटे माथे और कदम पसीने के बाद चिपकी हुई थी। क्रिस्टल ग्रे आंखें रोने के बाद 3 माइल हो रही थी। आंखों के प्योटे रोने की वजह से सूजे हुए थे। बड़ी गुलाबी लब खुश्क नजर आ रहे थे। गाल पर मिटे मिटे आंसू के निशान थे। जबकि शाह के हर बढ़ते कदम के साथ वो खुद को दीवार में गुम करने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जो कि नामुमकिन था। मैं नहीं करती मोहब्बत, नफरत है मुझे तुमसे शाह, शदीद नफरत। शाह के करीब आने पर हुरिया शाह ने चिल्लाकर कहा तो शाह ने अपनी सुर अंगारा होती हुई आंखों से हुरिया को घूर कर देखा। एक ही जस्त में वो 2 कदम के फासले को खत्म करके अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में हुरिया शाह के बालों को दबोचा। दाएं हाथ को हुरिया शाह के होंठों पर सख्ती से रखकर उसे जोर से दीवार से लगाया, जिसके बाद दर्द की शदीद लहर हुरिया को अपने रगों पे में सरायत करती हुई महसूस हुई। आवाज नीची हुरिया शाह, वरना जुबान गद्दी से खींच लूंगा। तुम लोगों की वजह से सब कुछ खो दिया हमने। अपना चाचू खो दिया हमने, अपने बाप को खो दिया, और ये सब कुछ तुम्हारे इस घटिया नीच मामू ने किया। दिल तो मेरा कर रहा है कि एक भी सेकंड जाया के बगैर तुम्हारे इस नाजुक वजूद को अपने पांव तले रोन दो और फिर तुम्हारे उदय जिस्म को तुम्हारे ननियाल वालों की हवेली के आगे फेंक आओ। फिर वलीहान को अपनी चहेती नवासी के नापाक हुए वजूद पर दाने मार मार कर रोते हुए देखो। जो क़यामत हमारे दिलों पर गुजरी थी, एक बार फिर वो वलीहान के हवेली पर गुजरे तो मजा आ जाए। शाह के जहर में डूबे हुए एक एक लफ्ज पर हुरिया शाह ने फटफटी आंखों से सफाक शख्स को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त हुरिया शाह के लिए सिर्फ नफरत थी। तो क्या फिर वो जो इतने दिनों से हुरिया शाह इन आंखों में मोहब्बत देख रही थी, वो शिद्दत और वो जज्बात का ठाटे मारता हुआ समंदर लिए गहरी रात सी स्याह आंखें झूठ बोल रही थी? वो सब फ्रेब था। हुरिया शाह को मुंह के बाल गिराने के लिए न जाने कितने आंसू पलकों के बार तोड़कर शाह के हाथ की पुष्ट पर गिरे। होठों से निकलने वाली बेसाता सिसकी शाह के हाथों तले दबी रह गई। हुरिया शाह के किस्टर गिरे कांसी आंखों में अपनी काली गहरी आंखें गाड़े शाह ने एक ही झटके में हुरिया के गले से दुपट्टा खींचकर दूर उछाला, तो हुरिया का दिल उछलकर जैसे हल्क में आ गया। सर बेसाता नफरी में हिला, मगर वो बेरहम बनता हुरिया को दोनों बाजू पर दबोचे जमीन पर दिखा दे चुका था। अभी वो सितमगर हुरिया शाह को उसकी ही नजरों में गिराता, हुरिया शाह के मासूम जज्बात को रोन देता। उसे पहले ही कमरे का दरवाजा धाड़ की आवाज से खुला। आ खिड़की पर एकदम से तेज दस्तक पर हुरिया शाह माजी की दर्दनाक यादों से निकली। गुस्से से अपने दाएं हाथ कार की स्याह शीशों से बाहर देखा, जहां 3 लड़के खड़े थे। उनमें से एक खिड़की पर झुका बार बार दस्तक दे रहा था, जबकि दूसरा मसलसल किसी चीज से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जिसे देखकर हुरिया शाह के माथे पर बल नमूदार हुए थे। एक ही झटके में दरवाजा खोला तो वो सामने वाले दोनों लड़के के सर पर लगा। वो शहर अकीदत शाह को मनाने के लिए आई थी। वो चाहती थी कि अकीदत उसके साथ गांव चले। अकीदत से बात करके उसे काफी हद तक मना चुकी थी। अकीदत काम में मसरूफ थी, तो वो अकेले ही इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद की खूबसूरती को देखते ही उसे अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितनी दूर निकल आई है। सड़क के दाएं जानब पहाड़ बने थे तो बाएं जानब खाई थी। रात के 12 बजे सड़क के बीचों बीच हुरिया शाह की कार खड़ी थी। हुरिया शाह के दरवाजा खुलने और खटक से बंद करने पर सुनसान सड़क पर इर्तिशाह पैदा हुआ, जो कि वो तीनों आंखों में हवस लिए सरता पैर हुरिया शाह के वजूद को देखने लगे। अभी हुरिया शाह उन्हें कुछ कहती कि सड़क पर एकदम से जैसे बौछार सा आ गया हो। 2 जीप के दरमियान ब्लैक लैंड क्रूज तेज रफ्तार में उसके करीब से गुजरी। लैंड क्रूज की खुली खिड़कियों से आती तेज म्यूजिक की आवाज पर हुरिया शाह ने नागवार से सर झटका, मगर अगले ही लम्हे कुछ फासले पर इन तीनों गाड़ियों को रुकते देखकर इन लड़कों ने चौंक कर देखा, जहां दोनों जीप पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स उतरकर तेज कदमों से इन लड़कों की जानब बढ़ रहे थे। जिन्हें देखकर इन लड़कों ने हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखा। अभी वो लड़के वहां से भागते उससे पहले इन गार्ड्स ने उन्हें जा लिया और घसीटते हुए जीप में बिठाकर वहां से निकलते चले गए। ये सब इतनी अचानक हुआ कि हुरिया शाह को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। लैंड क्रूज के पीछे खड़ी जीप भी आगे को होती हुई वहां से निकल गई, तो सुनसान रोड पर सिर्फ हुरिया शाह और ब्लैक लैंड क्रूज ही रह गई थी। म्यूजिक को अब बंद कर दिया गया था। हुरिया शाह ने एक नजर लैंड क्रूज पर डालकर अपनी कार का दरवाजा खोलकर डैशबोर्ड से अपने पिस्टल उठाया। जैसे ही हुरिया शाह पलटी तो ऐसा लगा किसी चट्टान से उसका सर टकरा गया हो। अपने गिर्द फैली महसूस डार्क कलून की खुशबू को महसूस करके हुरिया शाह ने झटके से सर उठाकर देखा।
आयसान जो के कंसर्ट से फारिग होकर घर की जानब जा रहा था। रास्ते से गुजरते हुए उसे 3 लड़कों के बीच खड़ी लड़की पर हुरिया शाह का गुमान हुआ। हुरिया शाह को तो वो लाखों के भीड़ में भी पहचान सकता था। दुश्मन जो थी, दुश्मन के खून की बू तो आयसान मीलू से महसूस कर सकता था, और दुश्मन भी वो जो आयसान के नाम से मंसूब थी। तभी ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। उसे अंदाजा तो हो गया था कि वो लड़के कौन हो सकते थे। अब इतना तो आयसान जानता था कि दुश्मनी अपनी जगह, मगर शाह खानदान के मर्द और औरतें बाकिरदार हैं। पहले तो दिल क्या पिसर निकाल कर यही हुरिया शाह का काम तमाम कर दे। रातों का सुरखुआ घूमने का शौक भी पूरा हो जाएगा और खुद का दामन भी साफ रह जाएगा। मगर दुश्मनी की जगह हान की गैरत ने ले ली। जैसे पीठ पर और खास कर औरत पर वार करना कबूल नहीं था। अपने गर्द को इशारा करके इन लड़कों को फार्म हाउस ले जाने का कहा, जिस पर अमल करते ही वो पल में इन तीनों लड़कों को लेकर वहां से गायब हो गए। तभी दरवाजा खोलकर मजबूत कदम लेता हुआ वो हुरिया शाह की पुश्त पर आकर खड़ा हुआ। हुरिया शाह के टुकराने से आयसान का दिल बेसाता दरका। हुरिया शाह के नरम और नाजुक वजूद से उठती महसूस कुन खुशबू हवास पर जाती हुई महसूस हुई तो आयसान ने बुरी तरह से अपना सर झटका। हुरिया को समझने का मौका दिए बगैर उसके गर्दन को अपनी आनी गिरफ्त में लेकर कारतो हुरिया शाह की पुश्त को टकाया तो हुरिया शाह ने फटी फटी आंखों से खुद पर जो कि खतरनाक तेवर चेहरे पर सजाए खड़े आयसान को देखा। दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या हुरिया शाह, जो आधी रात को भटकी आत्मा की तरह सड़कों पर मटक गश्त करती फिर रही हो? हुरिया के चेहरे पर झुककर दबे दबे लहजे में घुराकर कहा तो हुरिया ने घूर कर खुद पर झुके आयसान को देखा। आयसान के गुस्से की ताती से तेज चलती सांसों की तपस से हुरिया को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। पठानी नकूश में इस वक्त गुस्से के बाद सुरी घुली हुई थी। चॉकलेट ब्राउन आंखें सुरी माइल हो रही थी। सफेद शर्ट के खुले बटनों से चलता कशादा मजबूत सीना वो मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहा था। जैसे सेट किए स्याह घने बाल देखकर हुरिया शाह की नजरें बाएं जानब सर पर छोड़ के निशान पड़ गई, जहां चोट की जैसे बाल नहीं थे। हुरिया शाह की नजरों के इर्तिकाज को महसूस करके हाय साहब ने हुरिया के बाल छोड़कर अपनी सख्त गिरफ्त में हुरिया के कंधों को दबोचा। हम जहां भी जाएं हमारी मर्जी, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आयसान अपने रास्ते पर जाएं, मेरे मुंह मत लगे। आयसान की मजबूत गिरफ्त से खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए सख्त लहजे में कहा तो आयसान के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गए। ये तो खुश फहमी, ओ सॉरी, गलत फहमी है तुम्हारी हुरिया शाह कि तुम्हारी मर्जी चल रही है। यह आयसानी की मर्जी है कि उसके नाम से मंसूब होकर भी तुम आजाद हो। जिस दिन मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी का हक छीन लिया ना, खुले आसमान देखने को भी तरस जाओगी। फिर तुम पर, तुम्हारे वजूद, तुम्हारी सांसों से लेकर तुम्हारे हर लम्हे पर आयसान हुकूमत करेगा। तब मैं मर्जी भी अपनी चलाऊंगा और मनमानियां भी मेरी ही चलेंगी। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी गश्त भर लंबी जुबान को काबू में कर लो, वरना काट कर हाथ में रख दूंगा। हुरिया शाह के जबड़े को अपने बाएं हाथ से दबोचते हुए दौड़ते हुए कहा तो हुरिया को अपने वजूद में सख्त लहरें सरायत करती हुई महसूस हुई। हुरिया शाह ने अपनी तकलीफ से सुर होती हुई आंखों से आयसान को देखा और फिर बिना आयसान को समझने का मौका दिए बगैर हाथ में थामा पूरी कुव्वत से आयसान के कान पर मारा तो पल में आयसान का चेहरा खून से तर हुआ। दर्द की शिद्दत से आयसान ने साथी से अपने जबड़े बीच कर अपनी आंखें पल के लिए मीची, जबकि हुरिया शाह ने दक दक करते दिल के साथ खुद पर उनको झुके आयसान को देखा, जिसका चेहरा दाएं जानब से तर हो रहा था। दिल तो मेरा चाह रहा है कि तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूं या इस गर्ज में तुम्हें भी उठाकर इस खाई से नीचे फेंक दो, मगर नहीं हुरिया शाह, तुमसे पहले के भी बहुत से हिस्सा बेकबा करने हैं। तुमसे ना नफरत है ना मोहब्बत। जिद हो तुम इस हान की, बात मांग की नहीं, मेरी अना की है। तुमसे अपनी सेज सजा कर अदायक शाह और बेहराम शाह के गरूर को चूर चूर करना है। इस तकलीफ का बदला हर रात तुम्हारे वजूद पर अपनी शिद्दतें निछावर करके तुम्हारे तड़पने और मौत की भीख मांगने के लिए मजबूर कर लिया ना, तो मेरा नाम भी आयसा नहीं। अपनी कनपट्टी से निकलते हुए की तरफ इशारा करते हुए जमीन शेर सी दाड़ लेते हुए कुराकर कहा तो हुरिया शाह अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। मुझे नहीं मालूम था कि अब हान बदला और दुश्मनी निभाने के लिए औरतों का सहारा लेने लगे हैं। मेरे वजूद, मेरी इज्जत नफ्स को कुचलना चाहते हैं हान, तो बीवी बनाकर क्यों, अभी करो ना। बीवी बनाकर तो कोई कुछ कहने वाला भी नहीं होगा, ना तुम्हें ना मुझे। अब करो ताकि लोग मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाए, मेरे भाई के सर पर हाथ डाले कि वो मेरी हिफाजत नहीं कर सका। जो करना है अभी करो ना हान। बीवी बनाकर करोगे तो शर्म से डूब ना मरोगे कि अपनी ही इज्जत को दागदा कर रही हो। बोलो ना आयसान। अपने हाथों की मुट्ठी में आयसान की शर्ट को दबोचते हुए रोते हुए चलाकर कहा तो आयसान का दिल एक लम्हे के लिए साक सा रह गया। हुरिया शाह की आंखों में टूटे हुए ख्वाबों की कृतियों को महसूस करके
आयशान को अपने दिमाग की शरेआनें फटती हुई महसूस हुई। वो आंधा तो नहीं था, वो इंडस्ट्री की दुनिया में रहने वाला मर्द था। वो दिन में हजारों किस्म के लोगों से मिलता था। वो लोगों के अंदाजो तार से उनके किरदार को जांच लेता था। और यहाँ तो हुरिया शाह की कांच सी शफाफ आंखें थी जिनमें मोटे मोटे आंसू झिलमिला रहे थे। आयशान तो हुरिया शाह की आंखों से रूह तक उतर जाने का हुनर रखता था। वो सिर्फ उसके नाम से ही मंसूब नहीं थी, वो तो आयशान के दिल से भी मंसूब थी। चाहे वो मंसूब होना मोहब्बत की वजह से था या नफरत की वजह से, मगर आयशान के दिल की करीब होने का हक आज तक सिर्फ और सिर्फ हुरिया शाह को ही हासिल हुआ था। कौन है वो हुरिया शाह? कौन है वो जिसके लिए मातम करने के लिए तुम मेरे अल्फाजों का सहारा ले रही हो? उससे पहले कि मेरा सब जवाब दे जाए, मुझे बताओ हुरिया कि किस घटिया शख्स को तुम मेरा हक बांट आई हो। इस दिल में मेरे अलावा किसे बसाया था तुमने? उससे पहले मैं तुम्हें यह जमीन में गाड़ दूं, मुझे उस शख्स का नाम बताओ। हुरिया शाह की कमर के गिर्द अपना मजबूत बाजू लपेट कर एक हाथ से हुरिया के बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर दौड़ते हुए कहा तो हुरिया शाह को अपने पाँव से जान निकलते हुए महसूस हुई। हुश पड़ते हल्क को उतार करके नम निगाहों से खुद को हुनहुआ नफ्स से घूरते हुए आयशान को देखा। क्या वो वाकई मेरी आंखों से मेरे अंदर का हाल जान गया था? क्या वो सच में जान गया था कि इस वक्त हुरिया शाह दाड़े मार मार कर अपनी नाकदरी पर रोना चाहती थी? अगर वो सच में जान गया था तो क्या वो कभी मुझे इसके लिए माफ कर सकेगा? यकीनन नहीं। हान और बेवफा भी माफ कर दें, ये तो क़यामत तक नामुमकिन है। और वैसे भी कहाँ की बेवफाई, नफरतों के रिश्तों में वफा कोई मायने नहीं रखती। नजरें आयशान के कनपट्टी पर जमे मुंह पर मरकूज की अपने ख्याल में गुम वो आरिस हान की जात को फरमोश कर चुकी थी। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं था। जब हक नहीं था तो कहाँ की बेवफाई और कहाँ की हक तलफी? मुझे तुमसे नफरत है आयशान, और इस नफरत की जंग में मुझे कभी बेवफा ना पाओगे। मैं सिर्फ तुम्हारे बाप के कातल की बेटी हूँ। मुझसे सिर्फ कातल की बेटी वाला रिश्ता रखो, क्योंकि मेरी नजर में भी तुम मेरे ताया के कातल के भतीजे हो, उसे ज्यादा कुछ नहीं। सरदो सपाट लहजे में कहते हुए आयशान के जहां पर उंगली से दबाव डाला तो आयशा ने साथी से जबड़े बीच कर एक झटके में हुरिया शाह को खुद से अलग किया। हुरिया का बाजू अपनी साथ गिरफ्त में लेकर दूसरी जानब आकर हुरिया को पटकने के अंदाज में कार में बिठाया और वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा, जबकि इस दौरान आयशा के चेहरे पर चट्टानों से साहती थी। आज तुम्हारी गलतियों में एक गुनाह भी शामिल हो गया है हुरिया शाह, आयशा का हक किसी और को देने का। मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें हुरिया शाह, कभी भी माफ नहीं करूंगा। आयशा तो अपनी मलकियत पर किसी की नजर बर्दाश्त ना करे, जबकि उसके दिल में किसी और के लिए जिस बात का होना। मेरा दिल चाह रहा है किस वक्त सारी दुनिया को तहस नहस कर दूं या तुम्हें ही गोली से उड़ा दो। सोचो हुरिया शाह, तो सिर्फ मेरी नफरत की इंतहा है। मोहब्बत और इश्क तो बहुत बात की बातें हैं। ये ना हो मैं नफरत में ही वो सब कर गुजरूं जो लोग मोहब्बत में भी नहीं करते। मैं सारी हदों को तोड़ दूं, इससे बेहतर है कि तुम मेरे हसार की हदूद में आ जाओ, ताकि ये दोनों खानदान और तुम तबाह होने से बच जाओ। एक ही झटके में गाड़ी हुरिया शाह के महलनुमा बंगले के आगे रोकते हुए पूरे इसरार लहजे में कहा तो हुरिया शाह ने एक स्पाट निगाह कार से उतरते हुए आयशान की चोरी पुष्ट पर डाली। आयशान उतरने से पहले हार मचा चुका था, इसलिए दूसरे ही लम्हे चौकीदार ने गेट खोला तो हुरिया ने गहरी सांस भरकर कार से बाहर निकली, जबकि हुरिया शाह को अंदर दाखिल हुए देख आयशान ने तुरंत नजर हुरिया शाह की पुष्ट को देखा। आयशान जब हुरिया की कार में बैठा तभी उसका ड्राइवर आयशान की लैंड क्रूजर को उनके पीछे ही ले आया था। ड्राइवर को वॉलेट से निकालकर पैसे दिए और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक आखिरी निगाह बंद से गेट पर डालकर जरा से गाड़ी वहां से भगा ले गया। ये तो खुदा का शुक्र है कि हुरिया पहले ही अकीदत को लेने चलेगी, वरना वो समझती कि हमने उसे हान हवेली से आए पैगाम की वजह से बुलाया है। समीम बेगम ने बेराम शाह के कपड़ों को हैंग करते हुए हलीमा बेगम से कहा तो उन्होंने गहरी सांस भरकर सर इस बात में हिलाया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। हदायत बच्चा को नहीं छोड़ेगा, अकीदत और हुरिया कभी शादी के लिए नहीं मानेगी। मेरी तो समय में से बला ताड़ है ये सब कुछ, और बेहराम और बलाज वो तो क़यामत देंगे अगर हाँ इस हवेली में आए भी। ये तो शुक्र था कि वो दोनों यहाँ थे नहीं, अब वो तीनों आएंगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूंगी उनसे। और डर तो मुझे ये भी है कि बेहराम तक ये बात पहुंच ही ना गई हो। ये तो ये लड़का चाहे 7 समंदर पार बैठा हो, हमसे पहले हर बात उसके पास पहुंच जाती है। हलीमा बेगम ने परेशान लहजे में कहा तो समीन बेगम कब्र बंद करके उनके करीब आकर बैठ गई। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, जरगाम खान किस तरह इस रिश्ते के लिए राजी हो गया, क्योंकि जहां तक मैं उसे जान सकी हूँ उसकी कुछ तो रजामंदी थी तो ये पैगाम इस हवेली तक आया। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ होता तो वो पैगाम के साथ पैगाम लाने वाले को भी जिंदा जमीन में काट देता। अब तो हम इनकार भी नहीं कर सकते, गांव का सरदार है वो और हमारा दुश्मन। इनकार को इना का मसला बनाकर हर्षद बर्पा कर देगा। यदि वो हम सबसे नफरत करता था
मुझे तो यही था कि वो अकीदत को तला दे देगा और फिर हम अकीदत और बहराम की, क्योंकि इन दोनों की एक साथ बहुत बनती है, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, मगर है जो अल्लाह का मंजूर। आ जाए तो तुम वक्त जाया के बगैर अकीदत से बात कर लेना, मैं बहराम को समझा दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। समरी बेगम के कहने पर हलीमा बेगम ने एक नम निगाह बहराम साहब के शानदार कमरे पर दौड़ाई, जिसमें पड़ी हर चीज उसके मालिक के ज़ौक़ शौक़ का पता देती थी। बाहर ममालिक से लाए गए पेशे कीमत डेकोरेशन पीसेस पूरे कमरे में बिछा द बेस महमल सा कलीन जो कि तुर्की से मंगवाया गया था, जिस पर पाँव रखे तो ऐसा महसूस होता था कि पाँव अंदर दरसते जा रहे हों। किंग साइज ब्लैक कलर का बेड, जिसके सामने ड्रेसिंग टेबल पड़ा था। बेड और ड्रेसिंग टेबल के दरमियान की जगह पर दाएं जानिब ग्रे कलर का सोफा और टेबल पड़े हुए थे। कमरे की छत के दरमियान में लगा सिल्वर कलर का खूबसूरत नापोस, जिस कमरे की खूबसूरती को चांद चांद लगा रहा था। ताजी का पैगाम है कि शादी इसी महीने करनी है, लेकिन हदायत उसकी टीम किसी दूसरे मुल्क जा रही है। वहां डॉक्टर की जरूरत थी तो हदायत अपनी टीम के साथ वहीं जा रहा है। उसका आना तो भी मुश्किल है और फिर पता नहीं लड़कियां मानती भी है कि नहीं। फिक्र मत करो, अकीदत और हुरिया मान जाए तो उनकी शादी कर देते हैं। हदायक आएगा तो धूमधाम से उसकी बीवी को लेकर आएंगे। वैसे भी सालों गुजर गए, इस हवेली में कोई खुशी नहीं आई, इसी बहाने 2 बार हमें भी खुश होने का मौका मिल जाएगा। हलीमा बेगम की बात पर सिमनी बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट हलीमा बेगम के चेहरे पर भी ठहर गई। कच्चे रास्तों से होती हुई गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। घर में बैठे 3 नफूस होने के बावजूद खामोशी छाई हुई थी। गाड़ी के पीछे आ रही जीप में गार्ड हथियार लिए हुए चौंकना बैठे हुए थे। इर्द गिर्द शेर थी निगाह दौड़ाते हुए बेराम शाह ने मिरर से पीछे बैठी हुरिया शाह को सत नजर देखा। नजरें फिर सामने टिका दी। वो रात के 9 बजे गाँव के हदूद में दाखिल हो चुके थे। गाँव में दाखिल हो तो गाँव के दाएं जानब शाह हवेली थी, जबकि शहर के रास्ते के खत्म होने पर जहाँ से गाँव की हदूद शुरू होती थी, वहाँ बाएं जानब थोड़ा आगे आने पर हान हवेली शुरू हो जाती थी और शाह हवेली तक जाने के लिए हान हवेली के आगे से ही गुजरना पड़ता था। दूसरा रास्ता गांव के हदों में दाल होते हुए बाएं जानब जंगल की तरफ से था, जहां से गुम का शाह हवेली की तरफ आया जा सकता था, मगर वो रास्ता तकरीबन 3 घंटे का था। वो भी तब जब आपको बिल्कुल ठीक रास्ता पता हो। मगर बेहराम शाह ने कभी भी रास्ता नहीं बदला था। वो इन पठानों की आंखों में आंखें डालकर अपनी गाड़ी से धूल उड़ाता हुआ उनके सामने से किसी तूफान की तरह गुजर कर जाता था। मगर आज वो जिस कदर गुस्से में था तो उसकी यही दुआ थी कि आज कोई हान उसके रास्ते में न आए, क्योंकि बेराम शाह को ये बात मालूम हो चुकी थी कि हुरिया शाह को आयस हान छोड़ गया था और अब उसका बस नहीं चल रहा था कि हुरिया और आयस दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दे। सब ठीक है ना बेराम, इस कदर खामोश क्यों है आप, कोई मसला हुआ है क्या? बेराम जबकि खामोशी से तंग आकर आखिरकार अकीदत ने अपना रूप बेहराम शाह की जन्म करते हुए फिक्र से इस्तफसार किया, क्योंकि हुरिया का तो वो जानती थी कि हदायक हो या बेहराम या फिर बलाज शाह, उसकी आवाज इन तीनों के सामने कम ही निकलती थी। बलाज के सामने तो अकीदत भी बोलने से एहतियात ही करती थी, क्योंकि वह खुद दिमाग बंदा था, एक सेकंड में इंसानों की कुत्तू वाली करके रख देता था, इसलिए अकीदत भी उसे कम ही मुहातब होती थी। मगर बेहराम शाह से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। इस दोस्ती की वजह से कभी उसने लाला कहने का भी तकल्लुफ नहीं किया था और न ही कभी बेहराम शाह ने उसे फोर्स किया कि उसे लाला कहे। बलिहान ने शादी की तारीख मांगी है। इस महीने वो जरगाम और आयस खान की शादी करना चाहता है और जहां तक मुझे अंदाजा है हमारी माएँ स्पीच तैयार करके बैठी होंगी हमें राजी करने के लिए, क्योंकि हान तो अब इनकार नहीं करेंगे और हमारी माएँ उन हराबे से बचने की खातिर हम दोनों को कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। और मेरा खुदा गवाह है अकीदत शाह कि मैंने कभी नहीं चाहा कि हमारे या हान खानदान की बच्चियां हम मर्दों की दुश्मनी का हिस्सा बने। मैं अगर खामोश था तो सिर्फ और सिर्फ हदाय की वजह से। वो हर का बचा दुश्मन की बेटी से मोहब्बत करता है। सिर्फ और सिर्फ हदाय शाह की मोहब्बत की वजह से मैं बहुत कुछ नजरअंदाज करता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से हानू को कोई बहाना मिले और वो मेरे भाई से उसकी मोहब्बत छीनने की कोई साजिश करें। पलवाशा के बारे में बेफिक्र था। मैं जानता था कि हदाय उसे हाथ का छाला बनाकर रखेगा, मगर आज जिंदगी में पहली बार मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ तुम दोनों की वजह से। कैसे भेज दूं तुम दोनों को इन जालिमों के साथ? हाथ उठाना तो दूर, बेराम शाह को यह भी मंजूर नहीं था कि कोई उसके घर की बच्चियों को लफ्जों की मार भी मारे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो याद रखना अकीदत शाह, मैं सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगा और तब शायद मुझे हदायत शाह की मोहब्बत भी नजर न आए। सर्दो सपाट लहजे में कहकर सत्य से अपने जबड़े बीचे, जबकि हुरिया और अकीदत ने शाह की नजरों से बेराम शाह को देखा। बेराम, मैं ये शादी नहीं कर सकती, आप जानते हैं ना मुझे नफरत है जरगाम खान से।
میں کیسے کر سکتی ہوں اس شخص سے شادی جو میرے باپ کو قاتل کہتا ہے, جو میرے بھائی کی جان کا دشمن ہے. عقیدت شاہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے طرف پر کہا تو بیرام شاہ نے ایک سپاٹ نگاہ عقیدت شاہ کے چہرے پر ڈال کر 7 نظروں سے پیچھے بیٹھی ہوئی حوریہ کو گھوڑا. بیرام شاہ کی اندھیری سی رات سی گہری سیاہ سرد آنکھوں کو خود پر محسوس کر کے حوریہ کو اپنے گلے میں گرتی سی ابھرتے ہوئے محسوس ہوئی. خشک پڑتے ہوئے حلق کو تاک کرنے کے لیے بیگ سے نکال کر پانی کی بوتل کو منہ لگایا. حوریہ جانتی تھی کہ اسے کیوں ہر 2 منٹ بعد 7 نظروں سے نوازا جا رہا ہے, وہ جتنی بھی توپ چیز بن جائے, مگر بیرام شاہ ہو یا عقیدت ہدایت شاہ اپنے گھر کی مردوں کے سامنے تو اس کی زبان تالوں سے چپک جاتی تھی. صرف عقیدت شاہ ہی تھی جو ان جلادوں کو سنبھال لیتی تھی اور ان کی ایک ساتھ بن بھی جاتی تھی. اس لیے حوریہ کبھی کئی بار عقیدت سے کہہ چکی تھی جہاں اتنے جلادوں کو بھائی کے روپ میں سنبھالا ہوا ہے وہاں ایک جلاد کو شور کے روپ میں بھی سنبھالے, کیونکہ کسی معصوم کو زرگام خان جیسے جلاد کے ہاتھوں شہید کروانا جس پر عقیدت سے اسے گڑ کر آ جاتی. چاہتا تو میں بھی یہی تھا, اس لیے تمہیں پاکستان آنے سے منع کیا تھا. تمہارے پاس یوکے کی نیشنلٹی تھی, وہاں سے ڈائیورس کے لیے کیس فائل کرتی تو پہلی ہیڈنگ میں بھی تمہارے حق میں فیصلہ ہو جاتا نہ تھا. مگر تم میری بات مانو تو پھر نہ. ابھی تو گھر جا کے پتہ چلے گا کہ ہماری ماں نے کون سی اسکرپٹ ریڈی کیا ہے, اسے سن کر ہی تو کسی نتیجے پر پہنچیں گے. مگر اس سے پہلے اپنی چہیتی بہن سے پوچھ لو کہ یہ کیا چاہتی ہے. جس طرح یہ بنا کسی خوف کے دشمن کے ساتھ لائن ڈرائم کرتی پھر رہی ہے, اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ اسے شادی سے کوئی اعتراض نہیں. بیرام شاہ کے طنزیہ لہجے پر عقیدت شاہ نے حیرانگی سے پلٹ کر حوریہ کو دیکھا, جبکہ حوریہ نے شرمندہ سی ہنس کر عقیدت کو بعد میں بتانے کا اشارہ کیا. آئی ایم سوری لالا, میں اسے کسی پلاننگ کے تحت نہیں ملی تھی, وہ سب اتفاق تھا اور مجھے گھر چھوڑنا آئسان کی مرضی اور ضد تھی, میں اسے روک نہیں سکتی تھی ورنہ وہ. ابھی حوریہ اپنی بات مکمل کرتی کہ بیرام شاہ نے ایک جھٹکے میں گاڑی روکی, جس کے بعد حوریہ کا سر عقیدت کی سیٹ کی پشت سے زور سے ٹکرایا, جبکہ بیرام شاہ ہونہما نظر سے سامنے جیپ میں بیٹھے ہوئے زرگام خان کے ساتھ بیٹھے آئسان اور جیپ میں پیچھے رائفل تھامے ہوئے کھڑے ارغمان خان کو دیکھ رہا تھا. وہ شاید شکار کے لیے نکل رہے تھے, جبکہ آگے کے بارے میں سوچ کر حوریہ شاہ نے بے ساتھ جھرجھری لی تھی. گاڑی کی ہیڈ لائٹس پوری طرح سے روشن تھی, جبکہ وہ پچھلے 20 منٹ سے ایک دوسرے کے سامنے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. نہ ہی بیرام شاہ کی غیرت کو گوارا تھا کہ وہ گاڑی کو سائڈ سے گزار لے, اور نہ ہی زرگام خان کی انا کو یہ بات منظور تھی کہ وہ دشمن کے لیے اپنے قدم پیچھے لے. جبکہ اس دوران حوریہ شاہ کا دل سوکھے پتے کتنا لرز رہا تھا, جبکہ عقیدت شاہ بیرام کے 7 نظروں کو دیکھ کر سر جھکا چکی تھی. اس نے ایک بار بھی سامنے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی, کیونکہ اسے پتا تھا کہ عقیدت کا سامنے دیکھنا بیرام کے غصے کو اور ہوا دے گا, جبکہ زرگام خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر عقیدت شاہ کی جان نکال دے. گاڑی کے ایک دم سے رکنے پر عقیدت شاہ نے اپنا دایاں ہاتھ بیرام شاہ کے کندھے پر رکھا تھا. یہ صرف 1 سیکنڈ کے لیے تھا, مگر یہ 1 سیکنڈ ہی زرگام خان کے تن بدن میں آگ لگا چکا تھا. اپنی نیلی آگ برساتی آنکھوں سے وہ سامنے جھکائے بیٹھی عقیدت شاہ کو اور اس کے ساتھ اسٹیئرنگ کو تھامے 7 نظروں سے ان کی جانب دیتے ہوئے بیرام شاہ کو دیکھا. لالا چھوڑے, لڑکیاں ہیں ساتھ, سائر سے نکالیں جیب, اس شاہ سے بعد میں نبٹ لیں گے. ارغمان خان کے آگے کو جھکا کہنے پر زرگام اور آئس نے بیک وقت گھور کر ارغمان خان کو دیکھا تھا تو وہ بیچارہ خسیانہ سا ہنس کر پیچھے ہو گیا تھا اور نامحسوس انداز میں اپنی رائفل اور آئس خان اور زرگام کے ہتھیاروں کو بھی اپنے پاؤں کی مدد سے سیٹ کے نیچے کیا. یہ صرف عقیدت اور حوریہ کی وجہ سے تھا, ورنہ ارغمان خان تو وہ تھا جو بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ کوئی غلطی کرے وہ اپنی رائفل نکالے. رائفل نہ سے ہی ہاتھوں سے ہی ایسی حالت کر دے کہ اگلا بندہ مہینے سے پہلے ہاسپٹل سے بستر نہ چھوڑ سکے. پہلے وہ مارتا تھا اور پھر انہیں مجبور کرتا تھا کہ حویلی دار جی کے پاس ان کی شکایت آنی چاہیے, اور جب اس کی شکایت آتی تھی پھر وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ڈبل بینڈ بجاتا تھا. وہ صرف شکل سے ہی معصوم پٹھان تھا, اندر سے وہ ایسی بلا تھا جو دل میں تاریخ دکھانے کا ہنر رکھتا تھا. اپنی باتوں سے وہ کسی بھی انسان کے دماغ کی لٹو کی طرح گھما کر اپنے مقصد کی بات پر لا کر روک دیتا تھا. جیپ کی ہیڈ لائٹس بند کر کے زرگمان خان چھلانگ لگانے کے انداز میں جیپ سے اترا, جسے دیکھ کر آئس خان بھی جھٹکے میں جیپ سے اترا. ان دونوں کو دیکھ کر ارغمان خان نے تعصب سے سر ہلایا جیسے اس سے معصوم کوئی ہے ہی نہیں. زرگام اور آئس خان کو نیچے اترتا دیکھ کر بیرام شاہ نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کی تو ارد گرد درختوں سے گھرے کچے راستے پر چودنی کے چاند کی روشنی پھیل گئی. سنسان سڑک پر جنگل میں بولتے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی. حوریہ شاہ نے جانوروں کی خطرناک آوازوں سے گھبرا کر اپنی گاڑی کے سامنے تن کر کھڑے زرگام اور آئس خان کو دیکھا, جو ایک جیسی ڈریسنگ کیے ہوئے کھڑے تھے. بلیک کلر کی پینٹ شرٹ کے ساتھ بلیک کی لیدر کی جیکٹ پہنے, سرخ و سفید رنگت جس میں غصے کی باعث
सुर्खियां गुल रही थी। हुडिया को वो इंसान तो नहीं मगर जिन व वम्पायर ही लगे। अकीदत शाह की गैर इरादी नजर उठी तो पल के लिए साकत ही रह गई। अपने बिल्कुल सामने सख्त नजर से खुद को घुटवे जरगाम खान को देखकर अकीदत शाह का दिल जैसे उछल कर जैसे हल्क में आ गया हो। नीली आंखें इस वक्त ऐसी थी जैसे किसी ने समंदर में आग लगा दी हो। ऊंच लगती आंखें अकीदत शाह को अपने वजूद के आपार होते हुए महसूस हुई थी, जबकि जरगाम खान के चेहरे पर चट्टानों से साथी में देखकर अकीदत शाह ने अपना होंठ पूरी तरह से कुचलते हुए नजरों का जाविया बदल कर बेराम शाह को देखा, जो अपनी उजरत उतार कर अकीदत शाह के हाथों में थमाता जरगाम खान के गुस्से को हवा दे गया था। गाड़ी का दरवाजा झटके से खोलकर तेज मगर मजबूत कदम लेता हुआ बेराम शाह इन तीनों के मुकाबले आकर खड़ा हुआ। अकीदत बाहर जाओ, लाला को मना करो, उन्हें कहो हमारा तो ख्याल करें। ये एक दूसरे से लड़ पड़े तो हमसे तो उठाकर हॉस्पिटल भी नहीं लेकर जाया जाएंगे। कहना ये शौक सुबह पूरा कर ले, पहले हमें हवेली छोड़ आए। हुरिया ने आगे को झुकते अकीदत के यार में सरगोशी की तो अकीदत ने गुरगुस को देखा। बहुत अच्छे, तो तुम चाहती ये हो ये तो जाए ना जाए, मुझे हॉस्पिटल की बजाय सीधा कब्रिस्तान भेज दें। अकीदत के जवाब कहने पर हुरिया ने एक नजर सामने खड़े बिफरे शेरों को देखा, जो अगले के इशारे के मुंतजिर थे कि कोई बात शुरू करे और फिर वो उस पर हमला करे। यार अकीदत बहन नहीं, मुझसे नहीं देखे जाते ये लड़ाई झगड़े, बहस करना अलग बात, मगर उन्होंने बहस ही तो नहीं करनी। और जैसे ये एक दूसरे को देख रही है, मुझे लग रहा है बंदूक की भी जरूरत नहीं पड़नी उनको, वैसे ही एक दूसरे को काट खाएंगे। उठ जा मेरी बहन, जा के लाला को नरमी से मना कर लिया। तू जाएगी तो शायद तेरा ख्याल करके जरगाम लाला भी पीछे हट जाए। उड़े के इल्तिजाई लहजे पर कहने पर अकीदत ने गहरी सांस भरी और गाड़ी का दरवाजा खोला। यार शाह, आज थोड़ी ना मैं बारात लेकर आया हूँ जो तुम यूं रास्ता रोक कर खड़े हो गए हो। चलो अच्छे बच्चों, इतना रास्ता छोड़ो, जब बारात लाऊंगा ना तब ये रस्म करना। वादा है जरगाम खान का कि तुम्हें इस दिन पैसों में तोड़ दूंगा। अब तुम अपनी इतनी खूबसूरत बहन। जरगाम खान के कहकर लगाकर कहने पर बेराम शाह ने साथी से अपनी मुठियां बीची और फिर एक ही जस्त में 4 कदम के फासले को तय करके जरगाम खान पर बिपरीत शेर की तरह झपट पड़ा। जरगाम और बेराम शाह को एक दूसरे से गुत्ता होते देखकर आयसान के क्या के अरूज पर थे, जबकि अकीदत शाह फटी फटी आंखों से इन दोनों को लहू लहान होता हुआ देख रही थी। तभी हुरिया शाह झटके से दरवाजा खोलकर बाहर आई। पीछे हटो जंगली इंसान, छोड़ो जरगाम उसे, आयसान को कहकर लगाता और अरमान खान को बुत बना खड़ा देखकर अकीदत ने आगे बढ़ते हुए जरगाम खान का बाजू थाम को उसे पीछे करना चाहा। तुम हटो पीछे अकीदत, आज इस हान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीना जलील इंसान है ये, एक नंबर का। अकीदत को बाजू से थाम कर पीछे करते हुए कहा, जिसे देखकर जरगाम खान ने पूरी कुव्वत से बेराम शाह के गाल पर मुक्का मारा, जिस पर अकीदत शाह और हुरिया शाह की चीख बेसाता थी। अभी हुरिया शाह बाकर उनकी जन्म जाती, उससे पहले ही आयसान हुरिया के रास्ते में हायल होता हुआ अपने बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट कर उसे खुद में कैद कर गया था, जिसे देखकर अरमान खान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर नजरें झुका दी, जबकि आहनी कमर पर सख्त गिरफ्त महसूस करके हुरिया शाह एक पल के लिए साकत रह गई। माय इनोसेंट गर्ल, आदत डालो, अब ये सब तो देखने को मिलता रहेगा। अगर तुम्हारा भाई बिला वजह की चून चढ़ा किए बगैर तुम्हें मेरे हवाले कर देगा तो मेरा वादा है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ऐसे मनाजर देखने को ना मिले। मगर अगर इसने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो देख लो, फिर जरगाम की जगह मैं हूंगा और मैं इतना वक्त भी जाया नहीं करूंगा, बल्कि सेकंड्स में तुम्हारे भाइयों को जाया कर दूंगा। हुडिया के बाल गर्दन से हटाकर अपना चेहरा हुडिया के गर्दन में छुपाकर हुडिया के वजूद से उड़ती महसूस कुन खुशबू को महसूस करते हुए सर्दोसपाट लहजे में कहा, जिसे सुनकर हुडिया को अपने रगोबे में सर्द लहरें सरायत करती हुई महसूस हुई। हुडिया के पेपर बांधे हुए अपने दोनों हाथों पर दबाव डालकर एक ही झटके में खुद से अलग किया। वो कदम जरगाम खान की जानिब बढ़ाए, जिसकी हालत बेराम शाह ने पल में बिगाड़ दी थी। उससे पहले आयसान आगे बढ़ता बेराम शाह के गाल और होंठ से निकलते उनको देखकर अकीदत शाह नम आंखों से इन दोनों बिपरे शेरों को देखती। इस बार इन दोनों के दरमियान खड़ी थी, जिसे देखकर जरगाम खान का हाथ उठा हवा में ही रह गया था। इस सिचुएशन को देखकर अरमान खान भी आगे बढ़ा। जरगाम खान को होंठ अकीदत शाह पर हाथ उठाए देखकर वो एक जिस्त में आगे बढ़ा, जबकि दूसरी जानब हुरिया शाह ने तेजी से आगे बढ़कर बेराम शाह के दोनों हाथों को जबरदस्ती काबू किया। हाथ हटाएं लाला, पागल है, ओठ पर हाथ उठाएंगे, अरमान खान ने दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा, जबकि आयशा ने सख्त नजरों से हुरिया शाह को बेराम शाह के हाथों थामे उसके हंसा में खड़े देख अपने जबड़े बीचे। तुम बकवास बंद करो, ये औरत भी मेरी है तो मेरी मर्जी में उस पर हाथ उठाऊं या उसके हाथ काट कर रख दूं। तुम होते कौन हो हमारे दरमियान में बोलने वाले? जरगाम खान के धागा कहने पर अकीदत शाह ने अफसोस भरी नम निगाहों से जरगाम खान के सूरज पड़ते हुए चेहरे को देखा। सबस नगीनों जैसी नम आंखें, समंदर सी नीली
आग लिए आंखों से एक पल के लिए टकराए तो जरगाम खान को लगा वक्त जैसे रुक सा गया हो। जंगल से आते हुए जानवरों की आवाजें जैसे कहीं गुम हो गई हों, ठंडी चलती हवाएं जैसे साकत हो गई थी। 14वीं के चांद की रोशनी में नजर आता अकीदत शाह का खूबसूरत चेहरा देखकर ऐसा लगा कि दुनिया का सारा हुस्न यही सिमट आया है। इर्द गिर्द को बुलाए जरगाम खान टिटकी बांधे अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था, जो साथी में भी जरगाम खान के दिल में अपनी नम सबस नगीनों सी आंखों से तहलका मचा चुकी थी। अकीदत को तलाक दो जरगाम, वरना मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। जिस लड़की के बाप ने तुम्हारी माँ का सुहाग उजाड़ दिया, तुम कैसे उसे सुहागन बना सकते हो? अगर तुमने अकीदत को तलाक ना दी तो मुझे कभी माँ मत कहना। मुकद्दस बेगम के रोका चला की आवाजें कानों में गूंजी तो जरगाम खान के गिर्द फैला इस तलिस्मी लम्हात का पशु चुनक से टूटा। आंखों में दर्द आई नरमी पल में गायब हुई, जबकि उसकी जगह फिर से वही वहशत और नफरत ऊंधाई थी। ये सब कुछ सेकंड्स में ही हुआ था। अकीदत शाह अभी पलटती कि जरगाम खान का हाथ पूरी कुव्वत से उठा था। उससे पहले कि जरगाम खान का हाथ अकीदत शाह के गाल पर निशान छोड़ता, अरमान खान और आयस खान ने आगे बढ़कर जरगाम खान को काबू किया। ये दुख नहीं कि तेरा शहर मेरा दुश्मन है, ये रंज है कि मैं तेरी अमान में भी नहीं। उसे जबरदस्ती किसी का जी में बिठाकर जड़ से जीप भगाकर वहां से गायब हुए, जबकि अकीदत शाह बेयकीनी की कैफियत में अभी भी वहीं साकत सी खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जरगाम खान उस पर हाथ भी उठा सकता था। तो वो तो शुक्र था कि बेराम शाह का रूह उसकी जन्म नहीं था, वरना फिर से वो दोनों एक बार शुरू हो जाते। इस लड़ाई को खत्म होता देखकर बेराम शाह की जीप में बैठे गार्ड्स ने भी सुख का सांस लिया, क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं थी कि इनकी लड़ाई के दरमियान आने की, वरना ये सारे पीढ़े खान और शाह एक दूसरे को छोड़कर इन बेचारों